इसका मतलब ये होता है ना कि अब वो उसका एप्रोप्रिएशन करेगा। मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब होता है ना सिलेक्शन। वो गया वहाँ से सेलेक्ट कर लिया। जैसे वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस इंटेंशन से कि हाँ इसको हम यूज़ करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, और उसमें दोनों सेलर और बायर का दोनों का म्यूचुअल कंसेंट होगा, वैसे ही वो प्रॉपर्टी पास हो जाएगा बायर के पास पर। मतलब ओनर अब बायर हो गया जैसे ये काम हो गया तो, ठीक है। भले ही क्या हो कि जैसे कि होता है ना कि हम लोग कोई सामान खरीद लेते हैं, आप बोलते हैं फिक्स सेलर को कि आप रखिए हम ले लेंगे बाद में, ठीक है, लेकिन उस केस में भी ओनर बायर ही होगा। समझ में आया बात? ये है सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड। मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी का पास हो जाएगा बायर के पास, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यही वक्त है जैसे वो असर्टेन्ड हो गया, सेलर और बायर के बीच में म्यूचुअल कंसेंट हो गया कि हाँ ये सही है ऐसा है, वैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगा बायर के नाम पे, ठीक है। अब इसी को यहाँ पर ये एसेंशियल्स दिया हुआ है, इसको मतलब ब्रेक करके इसको आप पढ़ेंगे। अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो मुझसे पूछना, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कैरियर। मतलब क्या होगा, सेल जैसे वो गुड्स असर्टेंड हुआ, बायर के ज़िम्मेदारी में रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया, वो उसके अंदर हो गया, वो ओनरशिप हो गया। अब सेलर अगर किसी कैरियर वाले को, मतलब जो माल लेके जाता है उसको दे दिया कि हाँ आप बायर को पहुंचा दीजिएगा, या कोई भी अमानतदार बेली हुआ जो कि ओनर नहीं कहलाएगा, जिसके पास रिज़र्व नहीं है, राइट्स नहीं है, ठीक है, ओनर कहलाने का, ठीक है, सेल करने का उसके पास राइट नहीं है। तो मतलब क्या होगा कि अगर उस केस में बायर अगर गुड्स अगर चोरी हो जाता है या हेरा जाता है तो उसका लायबल बायर होगा, सेलर नहीं, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पर 2 एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है जो बता दिए हैं, बस वही एग्ज़ाम्पल है। आराम से पढ़ेंगे, कुछ भी दिक्कत होगा तो पूछेंगे हमसे। अब यहाँ पर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न, इस केस में बायर के पास कब गुड्स ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग पढ़े थे फाइनल अकाउंट में। अब ये लॉ के हिसाब से कब ट्रांसफ़र होता है। व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न और अदर सिमिलर टर्म्स, द प्रॉपर्टी देयर इन पासिज टू द बायर। प्रॉपर्टी कब पास होगा, ये 3 केस है। व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर और डज एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। जब बायर, पहला केस है जब बायर अपना कोई भी अप्रूवल उसको दे देगा, एक्सेप्टेंस दे देगा, या कोई भी एक्शंस वो करेगा जिससे ये माना जाएगा कि हाँ वो एक्सेप्ट कर लिया है गुड्स, तो उस केस में क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया बायर के नाम पे। दूसरा है इफ़ ही डज नॉट सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर बट रिटेन्स द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन। यहाँ तक का ये मतलब है कि ये कोई भी अप्रूवल या एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, लेकिन नोटिस गुड्स को रखा है बिना नोटिस दिए हुए कि हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब नोटिस भी नहीं दिया कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन गुड्स रखा हुआ है। देन इफ़ अ टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर द रिटर्न ऑफ द गुड्स, और ये लोग पहले से ही टाइम फिक्स्ड करके रखा था, बोल दिया होगा इसको सेलर कि अगर इतने टाइम तक आप रखेंगे गुड्स तो ये मान लिया जाएगा कि गुड्स आप ख़रीद चुके हैं, और वो टाइम अगर एक्सपायर हो गया तो ये मान लिया जाएगा कि गुड्स ट्रांसफ़र हो गया बायर के नाम पे। एंड इफ़ नो टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड
और अगर टाइम फिक्स्ड नहीं किया हुआ है तो रिजनेबल टाइम का एक्सपायर होने पर वो गुड्स उसके बायर के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। सी नंबर है ही डज समथिंग टू द गुड विच इज़ इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स। मतलब क्या है, वो कुछ ऐसा करेगा और भी अलग तरीका का जिसका मतलब होता है कि गुड्स एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, he pledges और सेल्स द गुड्स। ये एग्जांपल है इसका। मतलब क्या है कि ये किसी गुड्स को गिरवी रख दिया या सेल कर दिया, तो इसका मतलब यही ना हुआ कि इसका सामान है तभी तो किया है वो। He brought a musical instrument from musical shop on a condition that he will purchase it if he likes that instrument. After a week, he has informed the shop owner that he has agreed to purchase the musical instrument. The ownership is transferred when he has decided to purchase the instrument as his own. समझ में आ गया है? A buyer under a contract on the basis of sale or return is deemed to have exercised his option when he does any act exercising domination, rule over the goods, showing an clear intention to buy. If he pledges the goods with a third party, failure or inability to return the goods to the seller does not necessarily imply selection to buy. इसके एग्जाम्पल से समझाते हैं तब समझ में आएगा। A delivered some jewelry to B on sale or return basis. A B को गुड्स दिया है सेल करने, मतलब सेल मानने के लिए या रिटर्न कर देने के लिए। B placed the jewelry with C. B क्या किया कि ज्वेलरी C को गिरवी रख दिया है। It was held that the ownership of the jewelry had been transferred to B as he had adopted the transaction by pledging the jewelry with C. अब यहाँ पर ये मान लिया जाएगा क्योंकि ये गिरवी रखा है तो गिरवी तो वही रखेगा जो अब सामान जिसका रहेगा वही ना गिरवी रखेगा। तो यहाँ पर इसका ये जो ट्रांसफ़र जो ये किया है उस ट्रांजैक्शन से पता कर लग रहा है ये गुड्स को अडॉप्ट कर लिया है। इन दिस केस ए हैज़ नो राइट अगेंस्ट सी। इस केस में सी के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। ही कैन ओनली रिकवर द प्राइस ऑफ द ज्वेलरी फ्रॉम बी। बी से वो पैसा ले सकता है। उसी तरह है ए सेंड्स टू बी अ वाटर मोटर ऑन अप्रूवल और रिटर्न in March 2020, B to return it after trial in August 2020. The water motor has not been returned within a reasonable time and therefore A is not bound to accept it and B must pay the price. ये सिंपल सा एग्जांपल है। जो ये लोग टाइम फिक्स्ड किया था वो एक्सपायर हो गया, तो अब यहाँ पर A बाउंड नहीं है कि वो वापस ले, अब बी को प्राइस पे करना पड़ेगा। लास्ट ये वाला है सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट वेयर द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय अ पर्सन ऑन सेल और रिटर्न ऑन द टर्म्स दैट द गुड्स वर टू रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलर टिल दे आर पेड फॉर, द प्रॉपर्टी देयर इन डज नॉट पास टू द बायर until the terms are compiled with, that is cash is paid for. देखिए यहाँ पर क्या है कि सेल करेगा वो, ठीक है, मतलब डिलीवर्ड कर दिया है सेलर, लेकिन जब तक पैसा नहीं देगा बायर, रुपया नहीं देगा, तब तक वो सेलर का ही माना जाएगा। ठीक है, ये इसका कंडीशंस है। अब इस एग्ज़ाम्पल में देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ए बी को डिलीवरी किया है ऑन सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बी जो है
उसको गिरवी रख दिया सी के पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया कि जब तक पैसा नहीं देता तब तक ज्वेलरी ए का ही है, ठीक है। और वो बिना पेमेंट किए उसको गिरवी कर दिया बी सी के पास में ज्वेलरी को। इट वॉज हेल्ड दैट एट द टाइम ऑफ प्लेज द ओनरशिप वॉज नॉट ट्रांसफर्ड टू बी। देखिए यहाँ पर अलग चीज़ हो गया, यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पर जब तक पैसा देगा नहीं तब तक वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा कि ये गिरवी वैलिड नहीं है। द प्लेज वॉज नॉट वैलिड ए कुड रिकवर द ज्वेलरी फ्रॉम सी। और इस केस में सी से ज्वेलरी ए जो है रिकवर कर सकता है।